यह कहानी है झारखंड के एक छोटे से कस्बे नेत्रहाट की, जहां की सुबह घने जंगलों की ताजगी और चिद्दियों की चहचहाहट से होती थी। यहाँ के लोग सिर्फ मिट्टी से नहीं जुड़े थे, वे उस मिट्टी की खुशबू को अपने सीने में बसाकर हंसते खेलते और सादगी से अपना जीवन जीते थे। इसी कस्बे की पथरीली गलियों में दो किरदार हर नुक्कड़ पर चर्चा का विषय रहते थे, समीर और आकाश। दो नाम पर दोस्ती की एक मिसाल। इस कस्बे में आकाश के दादाजी जंगल से जड़ी बूटियां और कंदमूल लाकर एक छोटी सी कुटिया में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया करते थे। उनका काढ़ा और शुद्ध शहद पूरे इलाके में मशहूर था। एक दिन हम दोनों इस जंगल की पहचान शहर तक ले जाएंगे। पहचान नहीं भाई, हम दोनों एक बहुत बड़ा व्यापार करेंगे, व्यापार। लेकिन तकदीर का पन्ना हर पल एक सा नहीं रहता। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। देख आकाश, अब घर की जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। अब यहाँ कस्बे में बैठा रहूंगा तो बहन की शादी और माँ का इलाज कैसे होगा? मुझे बड़े शहर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तेरे पास तो पुश्तैनी हुनर है और ये कुटिया भी है। मेरे पास तो ना हुनर है और न ही कोई जमा पूंजी। अरे पागल है क्या तू? इतना मेहनती है, तुझे शहर में कोई ना कोई अच्छा काम तो पक्का मिल ही जाएगा। मेरी क्या चिंता है? मेरे दादाजी की ये जड़ी बूटियों वाली दुकान तो है ही, मैं इसी को बढ़ा लूंगा। तू बस एक बार कामयाब होकर वापस आना और हम फिर से एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, हम मिलकर फिर से धमाल मचाएंगे। अब तू निकल, वरना तेरी आखिरी बस भी हाथ से निकल जाएगी। ऐसे ही समीर आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने सजाए शहर की ओर निकल जाता है, और इधर आकाश अपने दादाजी की उस पुरानी जड़ी बूटियों और काढ़े की दुकान को खुद संभालने लगता है। आकाश अब अपने दादाजी की वो पारंपरिक विरासत और जड़ी बूटियों का काम पूरी ईमानदारी से संभालता है। उसी के सामने वाली गली में एक छोले भटूरे वाला था, जिसका नाम था रमेश। अरे आकाश, सुना है तेरा खास दोस्त तुझे इस वीराने में अकेला छोड़ देकर शहर की चकाचौंध में खो गया। अरे रमेश भाई, वो अपनी मजबूरी के कारण गया है, मुझे छोड़ने नहीं। वो शहर में कुछ बड़ा करने गया है। कस्बे के लोग इन दोनों के पास ही अपनी शामें बिताने आते थे, लेकिन कस्बे के लोग सबसे ज्यादा आकाश के यहाँ का काढ़ा और शहद पसंद करते थे, क्योंकि वह बहुत ही सस्ता और सेहतमंद था। हर बुजुर्ग को आकाश की बातें पसंद थीं। अरे आकाश बेटा, एक शीशी शुद्ध शहद और थोड़ा काढ़ा पाउडर दे देना। मेरी बहू कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ की चीजों से ही पोते की सर्दी ठीक होगी। हाँ बाबा, अभी देता हूँ। और आपके लिए मैंने कुछ खास तुलसी के पत्ते और काली मिर्च भी अलग से डाल दी है। ऐसे ही आकाश कस्बे वालों के साथ अपने अनुभव और हंसी मजाक बांटा करता था। और इधर समीर को भी शहर के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में सहायक के रूप में नौकरी मिल जाती है, जहां पर वह दुनिया भर के पकवानों को बनते हुए और परोसते हुए देखता है, जिसके स्वाद और सजावट की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मटन रोगन जोश, बिरयानी, राजस्थानी थाली, मुर्ग मुसल्लम जैसे अनगिनत शाही मांसाहारी व्यंजन। ऐसे ही समीर वहां काम करते हुए एक नेहा नाम की पढ़ी लिखी लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है, और शहर में उसकी गृहस्थी काफी सुखद चल रही थी। लेकिन किस्मत की बाजी कब पलट जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। अरे मैनेजर साहब, आप ये होटल अचानक खाली क्यों करवा रहे हो? क्या बताऊं समीर, शहर के इस हिस्से में नया फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके कारण सरकार ने यह पूरी जमीन अधिग्रहित कर ली है। अब यह होटल यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन हम सबका तो गुजारा इसी से होता था। अब हम लोग अचानक कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे? हाँ, हम सब तो अब सड़क पर आ जाएंगे। हमें तो इस आलीशान कुकिंग के अलावा कोई और काम करना आता भी नहीं है। भाई, अब ये कोई तुम्हारा गांव तो है नहीं कि मैं यहाँ छोटे से ढाबे में तुम्हें रख लूं। बद्धे शहर की बद्धी मुसीबतें हैं, मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम अपनी राह खुद चुनो। ये सब बातें सुनकर समीर का दिल टूट जाता है और वह पूरी तरह बिखर जाता है। वह उदास मन से किराए के कमरे पर आता है, जहां पर समीर की पत्नी नेहा उसका इंतजार कर रही थी। क्या बात है जी, आप इतने परेशान और चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे नेहा, होटल बंद हो गया और हमारी नौकरी भी चली गई। अब हमारे पास शहर में रहने का कोई साधन नहीं बचा। ये सुनते ही उसकी पत्नी नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब हमारा क्या होगा जी? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि नया घर लें या कुछ और शुरू करें। अब हमको वापस अपने गांव जाना ही होगा।
अब हमें इन गैस के चूल्हों और ओवन की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में सूखे पत्तों और लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। जब तक यहाँ सब ठीक नहीं होता, हम अपने गांव में ही रहेंगे। समीर और उसकी पत्नी नेहा सामान समेटकर अपने पुराने गांव वापस आ जाते हैं। गांव लौटने के बाद जीवन बसर करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। समीर अपने बचपन के यार आकाश की दुकान पर मदद की उम्मीद में जाता है। अब उसका दोस्त आकाश उस कस्बे का एक नामी और प्रतिष्ठित जड़ी बूटी विक्रेता बन चुका था। समीर की जेब में 1 रुपया भी नहीं था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आकाश उसकी मुश्किल घड़ी में साथ देगा। अरे समीर भाई, तुम वापस आ गए। शहर में कैसा रहा तुम्हारा सफर? सुना है तुमने शादी भी कर ली है। आकाश भाई, शहर में किस्मत ने दगा दे दिया। मेरा सब कुछ उजड़ गया। क्या तू मुझे अपनी इस छोटी सी दुकान में कोई छोटा काम दे सकता है या कुछ पैसे उधार दे दे ताकि मैं अपनी रोजी रोटी शुरू कर सकूं? ये सब सुनकर आकाश कुछ देर खामोश रहा, पर फिर रुखेपन से कहने लगता है, देख समीर, दोस्ती अपनी जगह है और ये धंधा अपनी जगह। आजकल मेरा खुद का व्यापार मंदी की चपेट में है। मैं खुद अपना खर्च काट कर किसी तरह काम चला रहा हूँ। तू कहीं और जाकर कोशिश कर। आकाश का ऐसा ठंडा बर्ताव देखकर समीर के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। उसे पता चल चुका था कि आकाश की दुकान अब बहुत अच्छी चल रही है। उसने वहीं मिट्टी पर खड़ेड़े होकर कसम खाई कि वह अपनी मेहनत और हुनर के दम पर फिर से खड़ा होगा। क्या हुआ जी? आप तो अपने दोस्त से मिलने और काम की बात करने गए थे। क्या उसने कुछ कहा? समीर ने भरी आंखों से सारी आपबीती सुनाई कि कैसे उसके जिगरी दोस्त ने उसे बेगाना कर दिया। क्या जी, आप तो हमेशा उसके गुणगान करते थे कि वह आपका सगा भाई है। बचपन की दोस्ती और वादों का क्या हुआ? जब मदद का वक्त आया तो उसने आंखें फेर ली। मैं उसे अपना मानता था, पर वह तो दौलत के नशे में चूर हो गया। खैर छोड़ो उसे। पर अब मैं गांव में क्या करूं? मुझे तो शहर के लजीज मांसाहारी खाने के अलावा कुछ बनाना आता ही नहीं। ये सुनते ही उसकी पत्नी नेहा के दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त योजना आती है। सुनिए जी, आपको शहर का लाजवाब मांसाहारी खाना बनाना तो आता ही है, और हमारे इस आदिवासी इलाके के लोगों ने कभी शुद्ध आदिवासी मसालों वाला मटन थाली का वो स्वाद नहीं छका होगा। आप उन्हें शहर की सफाई और गांव का असली स्वाद एक साथ दो। ये सुनकर समीर की बुझती हुई आंखों में एक नई चमक आ जाती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नेहा। हमारे यहाँ मटन और जंगली मसाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी थाली शुरू करूँ जिसमें लोगों को पूरा खाना मिल सके। गरीब का आदिवासी मटन थाली, सिर्फ 100 रुपये में भरपेट भोजन। वाह जी, 100 रुपये में भरपेट मटन थाली का नाम सुनते ही पूरा कस्बा दौड़ पड़ेगा, और आपका हाथ का स्वाद तो वैसे भी जादू जैसा है। फिर क्या था, अगले ही दिन अपनी मेहनत का लोहा मनवाने समीर तैयार था। समीर ने अपनी बची हुई पूंजी और कुछ रिश्तेदारों से पैसे मांगकर बाजार के मुहाने पर एक छोटा सा छप्पर डाला। उसने बाहर एक तख्ती लगाई। समीर की स्पेशल आदिवासी मटन थाली मात्र 100 रुपये में। ये क्या भाई, तुम यहाँ इस जंगल के कोने में मटन बेच रहे हो? इसकी खुशबू तो पूरे बाजार में महक रही है। हाँ बाबा, बिल्कुल शुद्ध मसालों से बना है और देखने में भी बहुत रसीला और लाजवाब लग रहा है। इस पूरी थाली के कितने पैसे ले रहे हो तुम? सिर्फ 100 रुपये की एक थाली है। 100 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलेगा। भरपेट का क्या मतलब है बेटा? भरपेट का मतलब है बाबा, एक बार 100 रुपये दीजिए और जब तक आपकी भूख न मिट जाए तब तक आप मटन और चावल खाते रहिए। ये बात सुनकर वहाँ खड़दीहे लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, इतने सस्ते में तो तुम्हें बहुत घाटा होगा। तुम पैसे कैसे बचाओगे? आप बस एक बार स्वाद चख कर तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा और मेरा मुनाफा आपकी दुआओं में होगा। इसके बाद समीर ने उन लोगों को अपनी स्पेशल मटन थाली परोसी, जिसमें मिट्टी की हांडी में पका मटन, देसी चावल, मडुआ की रोटी और हरी चटनी थी। उसके बाद वे लोग उस थाली को बड़े चाव से देखने लगे और खाने लगे। अरे भाई, ऐसा सौंधा और चटपटा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। मैं तो इस मिट्टी का बेटा हूँ, पर मुझे भी यह स्वाद बहुत नया और बेहतरीन लगा है। हाँ समीर, ये जो जंगली जड़ी बूटियों का तड़का है, ये तो मटन के स्वाद को 4 गुना बढ़ा रहा है। यही तो शहर के अनुभव और हमारे गांव के मसालों का मेल। उनकी प्रशंसा सुनकर समीर की सारी थकान मिट जाती है। इसके बाद जैसे ही यह बात फैली, दूर दूर के गांवों और शहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ समीर के छोटे से ढाबे पर लग गई। मटन की सोंधी खुशबू और देसी चावल के स्वाद ने
आकाश की दुकान की शांति और रमेश के छोले भटूरों की चमक को बिल्कुल फीका कर दिया। देखते ही देखते पहले ही महीने में उसकी इतनी कमाई हो गई जितनी उसने सोची भी नहीं थी। रात होते ही वह गर्व के साथ अपने घर आता है। देखो नेहा, तुम्हारा वो विचार आज हकीकत बन गया। हमारे कस्बे के लोगों को मेरा ये सादा और सस्ता खाना बहुत भा गया और आज तो मैंने जितना भी बनाया था सब खत्म हो गया। ये तो बहुत ही गर्व की बात है जी, लेकिन मुझे डर है कि आपकी तरक्की देखकर आकाश और बाकी दुकानदार कहीं आपसे ईर्ष्या न करने लें। आप अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगले दिन की तैयारी के लिए वह तड्डी DHK ही उठ जाता है। वह जंगल से ताजी लकड़ियां और स्थानीय बाजार से सबसे बढ़िया मटन और मसाले लेकर घर आता है। फिर वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना तैयार करता है और अपना ढाबा सजा लेता है। समीर के पास फिर से ग्राहकों का तांता लग जाता है। आइए भाई साहब, अपनी संस्कृति का स्वाद चखिए और पेट भरकर खाइए। शहर का अनुभव और गांव का शुद्ध प्रेम, सब एक ही थाली में। देखते ही देखते आकाश और रमेश की दुकानों पर वीरानी छाने लगी। लोग अब पुरानी जड़ी बूटियों और सादे नाश्ते को छोड़कर मटन थाली की कतारों में खड्डे होने लगे। आकाश को अपना व्यापार डूबते देख उसके मन में समीर के प्रति नफरत और जलन पैदा होने लगी। देख रहे हो रमेश, जब से समीर ने शहर से लौटकर ये मटन का धंधा शुरू किया है, कस्बे के लोग तो पागल होकर उसी के छप्पर के नीचे बैठे रहते हैं। रमेश, जो बगल में ही कचौधी और समोसे बेचता था और जिसका काम भी अब मंदा पड्डी स्ट चुका था। हाँ आकाश भाई, इसकी वजह से तो हमारी रोजी रोटी पर संकट आ गया है, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उसे शुरुआत में थोड़ा सहारा दे देते तो वह अपना अलग काम कभी शुरू ही नहीं करता और आज ये नौबत ही नहीं आती। जो आग मैंने लगाई है उसे बुझाना भी अब मुझे ही पड़ेगा। इसके बाद आकाश ने अंधेरे का फायदा उठाकर रमेश को अपनी गंदी योजना समझाई। उन दोनों के बीच समीर को बर्बाद करने की एक साजिश रची जाने लगी। दोनों ही अपना घटिया इरादा लेकर समीर के ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। योजना के मुताबिक आकाश सबसे पहले बहुत ही प्यार से समीर के पास पहुंचता है। अरे समीर, मेरे भाई, मेरे पुराने दोस्त, जरा इधर तो आना। मुझे अपनी पुरानी बातों पर बहुत पछतावा है। समीर आकाश को अचानक बदला हुआ देखकर भावुक हो जाता है। हाँ भाई, तुम्हारी ये मटन थाली तो कमाल कर रही है। अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। हाँ भाई, बस सब किस्मत का खेल है। तो क्या तुम मेरी उस नादानी को भुलाकर मुझे भी ये खास मटन बनाने का तरीका सिखा सकते हो? ऐसे ही आकाश अपनी मीठी बातों में समीर को उलझा कर पीछे ले जाता है, पर उसे क्या खबर थी कि उसकी पीठ पीछे रमेश चुपके से मटन की हांडियों में ढेर सारा कचरा और मिट्टी डाल देता है ताकि खाना पूरी तरह खराब हो जाए। आकाश एक जहरीली मुस्कान लेकर वहां से विदा लेता है, पर इधर समीर को उसकी इस गद्दारी के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। वह बेखबर होकर फिर से ग्राहकों को खाना परोसने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही पहला ग्राहक थाली का निवाला मुंह में लेता है, वह थू-थू करने लगता है। अरे समीर, ये क्या बदतमीजी है? क्या हम यहाँ पैसे देकर कचरा खाने आते हैं? तू तो बड्ढा लालची निकला भाई। तूने आज खाने में इतनी गंदगी मिला रखी है। सुनते ही समीर के होश उड्डू जाते हैं और उसे समझने में एक पल भी नहीं लगता। अच्छा, तो इसी साजिश के लिए आकाश मुझे बातों में फुसलाकर ले गया था। ये सब उन दोनों की ही नीच हरकत है। अरे भाइयों, आज शायद लकड़ियां जलाते वक्त थोड़ी राख उड़कर गिर गई होगी। मैं आप सबको अभी एकदम ताजा और दूसरी हांडी से खाना परोसता हूँ। आप नाराज ना हो। लेकिन समीर की ईमानदारी और लोगों के उसके प्रति पुराने विश्वास की वजह से यह गंदी चाल सफल नहीं हो पाई। ठीक है समीर, इस बार माफ किया, पर आगे से ध्यान रखना। इतना कहकर ग्राहक फिर से खाना खाने बैठ जाते हैं। इधर गुस्से से लाल समीर आकाश की दुकान पर पहुंचता है। ये तूने क्या किया आकाश? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना गिर जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया भाई? मैं तो अपनी दुकान पर शांति से बैठा हूँ। अब मासूम मत बन आकाश। मेरी सफलता तुझे हजम नहीं हो रही, इसलिए तू मेरा धंधा मिट्टी में मिलाना चाहता है। अगर तू किसी की मदद नहीं कर सकता तो उसकी मेहनत को खराब करने का हक भी तुझे नहीं है। अब देख समीर, ये तेरा मटन थाली का नाटक मैं कैसे हमेशा के लिए बंद करवाता हूँ। अपने पुराने दोस्त के मुंह से ऐसी धमकी सुनकर समीर चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले ही दिन समीर अपना ढाबा खोलकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
उसके ढाबे पर पहुंच जाते हैं। हमें गुप्त जानकारी मिली है, तुम बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ खुले में मांस बेच रहे हो और खाने में गंदगी रखते हो। समीर उन अधिकारियों को देखकर तुरंत समझ गया कि यह आकाश की ही नई चाल है, पर समीर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जैसे उसे इस दिन का पहले से ही आभास था। साहब, मैं शहर के नामी होटल में काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे हाइजीन और फूड सेफ्टी के नियमों का पूरा ज्ञान है और मैंने अपना फूड लाइसेंस गांव आते ही अप्लाई कर दिया था। अगर आपको मेरी सफाई पर शक है तो आप खुद रसोई देख सकते हैं। समीर की बात का समर्थन करते हुए वहां खडीचे कस्बे के लोगों ने भी स्वर मिलाया। हाँ साहब, ये बिल्कुल सच कह रहा है। हम लोग रोज यहाँ खाते हैं और यहाँ जितनी सफाई है उतनी तो शहर के होटलों में भी नहीं होगी। हाँ, समीर बहुत ही नेक इंसान है, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। सरकारी अधिकारी लोगों की गवाही और समीर के कागजात देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और फिर कहते हैं, जब जनता आपके साथ है तो हम आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे, पर यह गलत शिकायत आखिर की किसने? मुझे पता है साहब, आप बगल की गली वाले आकाश की दुकान की भी जांच कीजिए। किसी ने जलन में ये सब किया है और शायद उसके पास तो अपनी दुकान का कोई वैध कागज भी नहीं होगा। इसके बाद वे अधिकारी वहां से सीधे आकाश की दुकान पर छापेमारी करते हैं। वहां उन्हें न केवल गंदगी मिली, बल्कि बिना किसी लाइसेंस के दवाइयां बेचने के आरोप में उसकी दुकान को तुरंत सील कर दिया गया, क्योंकि आकाश ने दूसरों के लिए गड्ढा तो खोदा था, पर वह खुद ही उसमें गिर गया। उसके पास न तो कोई लाइसेंस था और वह जड़ी बूटियों के नाम पर लोगों को पुरानी और खराब चीजें दिया करता था। पर उसे क्या पता था कि समीर ने तो पहले ही कस्बे वालों को आकाश की इस जलन और साजिश के बारे में आगाह कर दिया था। बहुत अच्छा किया बेटा समीर, जो तूने हमें पहले ही सचेत कर दिया था, वरना आज हम भी इन झूठों की बातों में आकर तुझे गलत समझ बैठते। इसी तरह हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले स्टोरी में आपका नाम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा नाम जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।